तो क्या हाल है दोस्तों, एक नया दिन, एक नया पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहा है। एंड इनका बेसिकली काम स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना तो नहीं है, पर ये बैकएंड में रह के स्टूडेंट्स को उस मोमेंट पे जाके मदद करते हैं जैसे एवेंजर्स करते हैं मुसीबत के टाइम पे। और ऐसा ही इनका कुछ रोल है। हम इनसे ही बहुत कुछ जानेंगे, बात करेंगे कि ये अपने बारे में बताएंगे, रोल वगैरह क्या है। एंड ऐसे अपने कुछ ये स्टोरीज अपने यानी कि स्टूडेंट्स के स्टोरीज को भी हमारे साथ शेयर करेंगे जो इन्हें इनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा, और उन स्टोरीज से आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है किनीता सोनी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो बताओ मैम, आप पहले तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो कि आप क्या करते हो अपने बारे में। मैं वीज़ा और एप्लीकेशंस कोऑर्डिनेटर करती हूँ। जैसे कि कोई स्टूडेंट कहीं पे लास्ट स्टेज पे या बीच में कहीं अटक जाता है, उसकी एप्लीकेशंस नहीं होती है, जैसे उसमें कैसे स्टेजेस होते हैं। उसमें स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि एप्लीकेशन के बाद उनका इंटरव्यू वगैरह होता है, उनका फाइनेंस वगैरह होता है, देन उनका जीटी होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उस दरमियान ऐसा होता है कि कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज हमें रिस्पॉन्स नहीं करती है एंड टाइम लिमिट बहुत कम होता है। सो आई एम द पर्सन जो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, जहाँ से जो कंट्री बिलोंग है वहाँ से, अलॉन्ग विद दैट यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो इंडिया में भी होते हैं, मैं उन लोग के साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ। जो भी बीच में इंटरमीडिएरी जो काम होता है, व्हाट यूनिवर्सिटी नीड्स एंड व्हाट स्टूडेंट हैव टू गिव, मैं वो फुलफिल करवा के केस को जितना जल्दी बने उतना करवा देती हूँ कि फिनिश हो जाए उनका। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर इंडिया में, यानी कि यूनिवर्सिटी का कोई बंदा इंडिया में होता है? हाँ जी। अच्छा। हर यूनिवर्सिटी के दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी है। यस, यहाँ पे ऑफिस होती ही है। समटाइम्स जब वो रिप्रेजेंटेटिव से भी नहीं होता है तो हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात करते हैं। अच्छा। यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन लोग के जो भी टाइम होते हैं लाइक मॉर्निंग या इवनिंग, जो भी उसके हैं, स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना और यूनिवर्सिटी से के साथ कोऑर्डिनेट करना और वो केस को कैसे सॉर्ट आउट करवाना। पहले तो मैडम बेसिक आप मुझे बताओ कि एप्लीकेशन, अगर सपोज कि मुझे ही अब जाना है तो एप्लीकेशन में स्टार्ट कैसे करूँ, स्टेप्स क्या होते हैं, उसमें आप मेरी मदद कहाँ कर पाओगे? अच्छा, जब आप पहले बार आएंगे तो पहले क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर हम ऑफर लेटर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे जैसे एप्लीकेशन में होता है। तो ऑफर लेटर, उसके बाद जीटी होता है जिसमें फाइनेंस हम सबमिट करते हैं, और सीओई होता है, और लास्ट वुड बी वीजा फाइल। अच्छा, ये जीटी, और तो आप इसमें कहाँ मदद करते हैं? अगर आपका ऑफर नहीं आता है, इन स्पाइट ऑफ इतनी बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, ईमेल द्वारा, फोन द्वारा नहीं होता है, तो मैं डायरेक्ट ही यूनिवर्सिटी से फोन करती हूँ कि ये स्टूडेंट है, उनका ऑफर लेटर इतना टाइम हो गया है, टेक टाइम होता है 1 मंथ का, कोई भी यूनिवर्सिटी, विद इन 1 मंथ यू विल गेट एन ऑफर लेटर। अगर वो नहीं आता है देन आई विल डायरेक्टली कनेक्ट टू यूनिवर्सिटी और मैं कॉल करवा के ही आपका ऑफर लेटर लेती हूँ। अच्छा, तो आप उस लेवल पे हो कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से बात करके करवा सकते हो? वो ऑफर भी हो गया, वो जीटी हो गया, फाइनेंस जो सबमिशन करते हैं उसका आउटकम कहते हैं जीटी आउटकम। तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं करवा देती हूँ। तो मेनली काफी सारे स्टूडेंट्स तो नहीं ईमेल के थ्रू यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लेते हैं? होता है, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जो स्टक हो जाते हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ हमारे केसेस नहीं होते, राइट, बाकी सारे एजेंट्स के भी केसेस होते हैं। तो दे वांट टू कि कितना कौन सा केस जल्दी निकल जाए, और हमारा स्टूडेंट अभी 1 महीना तक वेट कर चुका है ऑलरेडी, पेशेंट लेवल नहीं होता है स्टूडेंट्स में। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ऑफर लेटर या जो उसका वीजा जीटी आउटकम है वो हमें देना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, तो आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटीज में है। और तो मुझे ये एक बात अभी जानने मिली आपसे कि यूनिवर्सिटी के लोग इंडिया में भी होते हैं। हाँ जी। मुझे अब तक तो ये लग रहा था कि यूनिवर्सिटी आप सिर्फ ईमेल से कांटेक्ट करो, उनसे बात नहीं हो सकती, पर आपके कॉन्टेक्ट्स में और यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ है कि आप डायरेक्ट प्रोसेस क्लियर करवा सकते हो। यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में ऑफिस होती है उन लोग की, और हम रिक्वेस्ट करें, हमारे पास उतने स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो पर्सनली भी आएंगे। पर अब तो मतलब इतने साल बाद, तो इतने साल से आप इंडस्ट्री में हो और आप काम कर रहे हो, तो फिर अब तो ये हो गया ना कि रिक्वेस्ट की जगह आप सिर्फ को उसे कहो कि भाई मेरे स्टूडेंट का काम करवा दो, तो हो जाता होगा आपका? हाँ, हो जाता है, क्योंकि ऐसा रिलेशन बिल्ड हो गया है ऑलरेडी, बिकॉज इट्स बीन 7 years कि मैं ये फील्ड में काम कर रही हूँ। अच्छा, तो 7 years आई थिंक सही में है ज्यादा कि एक रिलेशन बिल्ड हो ही जाता है। और 7 years से वो लोग भी रिप्रेजेंटेटिव सेम ही हो या फिर यूनिवर्सिटी भी सेम ही है, तो आपको जानती है। चेंज भी होता है, लेकिन अभी मालूम है मेरे को कि ये बंदा ये यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, नेक्स्ट ईयर वो चेंज कर दिया सपोज यूनिवर्सिटी उसने, लेकिन वो बंदे के साथ तो मेरा रिलेशन तो है ही, तो वो किसी और यूनिवर्सिटी में अगर जा रहा है तो आपका वहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा।
ये आपके एक्सपीरियंस का फायदा जो स्टूडेंट्स को मिल सकता है। डेफिनेटली यस। तो अब आप ये बताओ कि आपका कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस जहां आपको भी लगा हो कि यार यहाँ तो मामला कॉम्प्लिकेट हो चुका है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को आई डोंट थिंक सो कि आपकी जरूरत बहुत हर बार पड़ती होगी। क्योंकि ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ ऐसा ही कि आप तभी आते हो जब आपके अब संकट की समय की साकड़ जैसा आपका काम हो गया है ना। तो ऐसा कोई आप मुझे बताओ एक केस जिसमें मजा है कि यार ये तो फंसा हुआ आदमी है, इसमें आपने कैसे बचाया। अभी इसमें क्या हुआ था मैं बताती हूँ, बहुत एक इंटरेस्टिंग ये किस्सा हुआ था। एक स्टूडेंट का वीजा आया था ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड कैसा होता है ना, वो बच्चे प्रार्थना करते हैं, मन्नतें लेते हैं भगवान के, सब मंदिर जाते हैं कि मेरा वीजा आ जाए, वीजा आ जाए। अब ये बंदे का वीजा तो आ गया, वीजा आ गया एंड वो इन्फॉर्म कर रहा है मेरे को नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाना, तो ही सेड के मेरा एंगेजमेंट हो गया है और लड़की कनाडा में है। ओके ठीक है, अब लड़की कनाडा है और ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो सेट नहीं होगा। हाँ। तो उसने ऐसा सजेस्ट किया कि मेरी वीजा फाइल आप विड्रॉ कर लो। तो वीजा आने के बाद भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं? रिजेक्ट नहीं, हाँ, अच्छा वो मना कर सकता वो है। तो स्टूडेंट बोल रहा है ना। हाँ। वीजा आने के बाद हम विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ। तो विड्रॉ के लिए हमने उसको बोला कि नहीं तू एक बार जाके आ, फिर कुछ हम सेट करेंगे, या लड़की आपके साथ ऑस्ट्रेलिया आ जाए, या वी कैन सॉर्ट इट आउट लाइक दैट। क्योंकि उसने ऑलरेडी फीस पे कर दी है यूनिवर्सिटी में, उसका कोर्स स्टार्ट होने वाला था। इन दैट केस ही इज सेइंग कि अब मेरा विड्रॉ कर लो। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको क्या रिपरकशंस झेलने पड़ सकते हैं? वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं भी जा पाए कभी नहीं। ये तो बहुत बड़ा, उसको ये बात पता थी पहले से? हमने इन्फॉर्म किया था उसको कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर एम्बेसी को हम बोल रहे कि उन्होंने आपको वीजा तो दे दिया, अब आप ही नहीं जा रहे, तो गलती तो स्टूडेंट की है ना। चल फिर अब तो वही होगा ना उसके माइंड में तो कि 7 समुंदर पार तो तेरे पीछे अब आना ही पड़ेगा मुझे। yes. तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जैसे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया। हमने विड्रॉल के लिए डाल दिया, यूनिवर्सिटी से हमने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। फीस पे हो चुकी है, मतलब वीजा आते हो फीस तो हो चुकी है उसकी। यस यस। और अब आप फीस वापस मांग रहे हैं? हाँ जी। तो पर्सनली मैं तो बिल्कुल ना देता फीस उसकी कि भाई तुझे आना है तो आप, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ ना। फिर क्या हुआ आगे? फिर जब रिफंड प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर दिया हमने, विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। एम्बेसी के लिए जब हम विड्रॉ करते हैं तो इट टेक्स 3 months अराउंड टाइम। अच्छा। एंड सेम फॉर रिफंड प्रोसेस, 90 days वर्किंग होता है, तो रिफंड भी आपको तभी मिलता है। तो जब ये सब हो रहा था, इन बिटवीन अगेन ही इज कॉलिंग, मैडम मेरे को जाना है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑफिस में बोल रहा है जाना। हाँ। आपने उनको बोल दिया पैसे दो। yes. तो ये तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी आपको समझ रहे हो कि ये हमारे साथ तो कुछ नहीं गेम कर रहे हैं, स्कैम ये क्या हो रहा है बेसिकली। तो उस दरमियान फिर हुआ, फिर स्टूडेंट को मैंने बोल दिया तू पक्का कर ले कि तेरे को क्या करना है। हाँ। तुझे कनाडा जाना है या तेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है या तेरे को इंडिया रहना है। क्योंकि इसमें तो बेसिकली आपके वो 7 years के रिलेशन जो है उस पे अब आ गई बात कि ये बार बार ऐसे कैसे हो रहा है। फिर क्या होगा? अभी हम रैप को तो समझा देंगे, यूनिवर्सिटी को समझा देंगे, बट व्हाट अबाउट इमिग्रेशन? इमिग्रेशन तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, यूजिंग वाया पोर्टल और ईमेल जो भी होता है हम कर सकते हैं। अभी फिर वो बोल रहा है कि मेरे को, मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे को जाना है ऑस्ट्रेलिया। मैं बोला ठीक है चल। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसका विड्रॉल नहीं रोका था, क्योंकि वो हमें मालूम ही था कि वो 3 महीना जितना टाइम तो लेगा ही। तो हमने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया कि द स्टूडेंट वांट्स टू स्टार्ट हिज स्टडीज अगेन, उसको रिफंड प्रोसेस नहीं करना है, आप होल्ड पे रख दो। इसने जिस कोर्स में अप्लाई किया था वो कोर्स की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी जी। फिर उसको क्या होता है ना, डिफर हो जाता है। अच्छा, दूसरे इनटेक में उसे हाँ जी। फेब 2023 के लिए उसका वीजा आया था। हाँ। अब जब जुलाई इंटेक होता है, कैसे ऑस्ट्रेलिया में 2 मेजर इंटेक्स होते हैं, फरवरी और जुलाई। तो फरवरी के टाइम ये सब हो गया। अब वो मना कर रहा है, तो ऑलमोस्ट मई या जून में उसने बताया कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है, मेरे को कनाडा नहीं जाना है। और आपको उसने ये कब बोला मुझे नहीं जाना है? सबसे पहली बार फरवरी से पहले? उसका वीजा आया उसके तुरंत बाद, मतलब जनवरी में? मार्च में। अच्छा, मार्च में उसने। हाँ जनवरी एंड में उसका वीजा आया था, फरवरी में उसको फ्लाई करना था। और उसी दरमियान उसने बोल दिया मेरे को नहीं जाना है, सॉरी मेरे को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है उस टाइम। फिर उसने वापस आपको मार्च अप्रैल मई में कहा कि जाना है। हाँ, मई जून के आसपास उसने बोला होगा। फिर उसमें क्या हो गया कि हमने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया आप रिफंड होल्ड पे रखिए और हमें डिफर ऑफर दीजिए कमिंग नेक्स्ट इनटेक के लिए। यूनिवर्सिटी भी अपने उस पे रही और उसने फरवरी 2024 का हमको ऑफर लेटर दिया। अच्छा, डिफर बीच में जुलाई तो 1 साल छोड़ के। हाँ जी, बीच में जुलाई तो था ही, बट जुलाई के लिए बहुत टाइम नहीं था। तो उन्होंने फरवरी का दिया, क्योंकि सीट्स होते हैं वो फुल हो गए थे,
वो कोर्स की जुलाई इंटेक में जो सीट्स होती है वो फुल हो चुकी। हाँ जी। फिर उसी दरमियान हमारा यूनी एक्सपो था, जो हर साल हम रखते ही है। हाँ। सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, हम बच्चों को बुलाते हैं एंड दे आर गाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल्स। तो आप यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से उन्हें मिलवा देते हो सीधा? हाँ जी। तो वो मतलब डायरेक्ट स्टूडेंट भी उनसे बात कर सकते हैं? यस, वो लोग अपनी प्रोफाइल भी डिस्कस कर सकते हैं। अब उसी दरमियान यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैरी आए थे क्यूटी से, जो ऑस्ट्रेलियन बेसी है, वो इंडिया आए थे। और हमारी ये इसमें भी आए थे, यूनी एक्सपो में। फिर मैं उनके पास पर्सनली गई और मैंने उसको भी बुलाया था, वो बच्चे को, कि तू भी आ जाना करके, जो भी होगा आपने इन दोनों को आमने सामने अब बिठा देते हैं, जो भी करना कर लो। यस। और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं बोला इनका वीजा ऑलरेडी एक्टिव है एंड अगर हम फेब के लिए वेट करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, उस दरमियान 3 महीने में उसका वीजा विड्रॉ हो सकता है, और वापस वीजा रखना वापस, दैट इज ऑल अ टाइम एंड एफर्ट्स इतना जाएगा। अच्छा, वीजा विड्रॉ होना मतलब कि अब वो वीजा वापस फिर नया बनवाना पड़ेगा? यस। और उसकी वजह कि आप पहुंचे नहीं इसलिए आपका विड्रॉ कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना, उसको नहीं जाना था इसलिए हमने विड्रॉ रिक्वेस्ट किया। हाँ, तो वो विड्रॉ हो जाता। यस। हाँ, फिर तो फिर वो जा नहीं सकता था। वापस हमें पूरा एफर्ट्स डालना पड़ता था, उसका ऑफर मंगवाओ, फाइनेंस दो, ऑल द स्टेप्स, फिर वापस से जीरो से स्टार्ट हो। एग्जैक्टली। फिर आपने उसको क्या किया? हाँ, फिर हैरी से रिक्वेस्ट किया कि उसके पास ऑलरेडी वीजा है, आप अलाउ करें कि जुलाई इंटेक में ही वो जाए, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत ही कम था। एक बाजू उसका जो कोर्स था वो स्टार्ट होने को था ऑस्ट्रेलिया में, और एक बाजू उसके पास जो ऑफर था, वी हैड ओनली 15 days आई गेस, नॉट मोर देन दैट। उसी में हमें जो खेलना था वो खेलना था। वो हैरी और स्टूडेंट के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो कैसा था, उस बारे में कुछ बताओ। मैंने स्टूडेंट को बोलने के लिए अभी मना किया था, आई वाज डूइंग द कन्वर्सेशन, बिकॉज स्टूडेंट भी थोड़ा नर्वस था कि मैं क्या बात करूं। और वो वापस फॉरेनर जो इंग्लिश के अलावा कोई जानता नहीं, उनका एक्सेंट भी डिफरेंट होता है। हाँ, एक्सेंट भी डिफरेंट। यस। तो नहीं, वो बैठा था, उसने मैंने उसको बोला वगैरह, फिर हमने बात किया एंड हैरी 1 वीक में जाने वाले थे वापस ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से सारा काम फिनिश करवा के। एंड देन जब वो ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने मेरे को बोला था आप मेरे को उसका जो भी ऑफर लेटर है वो सब ईमेल एक बार कर देना, और उसके साथ साथ आप एक बार पोर्टल में भी अपलोड करना, क्योंकि क्या होता है ना, एप्लीकेशंस वगैरह पोर्टल से होती है। ठीक है। और जैसे उन्होंने गाइड किया, हमने वो काम कर दिया। मेरे को याद है 2 ही दिन में उसका जुलाई इंटेक का ऑफर भी आ गया। अच्छा, तो उसका जुलाई फरवरी वाले का फिर क्या हुआ? वो कैंसिल हो जाता है। और जुलाई में जहाँ उसको होने के कोई चांसेस नहीं थे, उसका आपने करवा दिया? हमने जुलाई इंटेक का ऑफर लिया 2023 का ही। और उसमें क्या होता है, साइन करवा के वापस भेजो तो COE आता है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप वीजा फाइल नहीं कर सकते। अच्छा। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो ही आपका वीजा फाइल होगा। जब उसका COE आया, विद इन 2 days वी आस्क्ड हिम कि तुम चले जाओ। अच्छा, विड्रॉ हो उससे पहले ही चले जाओ। कि वो लोग खुद ही मना करे से पहले तो खुद ही निकल, मैं तो अब आ चुका हूँ, अब कर लो जो करना है। तो ऐसे हमने ये स्टूडेंट को पहुंचाया, फेब के बदले 2023 जुलाई इंटेक में ही उसको पहुंचाया, एंड नाउ ही सेटल्ड। अच्छा, तो उसने जो अपना फाइनेंस वगैरह किया, वो कोई लोन लेके किया था? हाँ जी, लोन, वो सब एक्टिव था, क्योंकि वो टाइम रहता है ना, अगर स्टूडेंट लोन लेता है, इंटेक पे जाता है या नहीं जाता है, टिल ही रीचेस ऑस्ट्रेलिया, वो फंड ऐसा ही रखना पड़ता है। अच्छा, तो उसके EMI स्टार्ट हो चुके थे? यस। और तो अगर वो नहीं जाता फिर तो उसको नुकसान काफी बड़ा होता। हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी उसको डिडक्ट करके देती, फिर जो ट्रांजैक्शन वैल्यूज होती है वो भी डिडक्ट होते आते हैं, क्योंकि आप पे करते हैं सपोज 17 lakhs, लेकिन वो 17 lakhs आपको वापस नहीं मिलेंगे, अराउंड 15 lakhs 14 lakhs, आई एम जस्ट सेइंग एन एग्जांपल। बाकी ऑस्ट्रेलिया में 1 सेमेस्टर का ही फीस पे करना होता है। अच्छा, तो वो किस शर्त पे जाने के लिए माना वापस, कि उसका झगड़ा हो गया गर्लफ्रेंड से या क्या था ऐसा? तो अब वो पर्सनल तो उतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा टेम्पर उस टाइम बहुत हाई था। अच्छा, क्योंकि मोस्ट पीक टाइम होता है जुलाई इंटेक। अभी एक साथ हम 500 जितना फाइल वीजा फाइल करे, उस दरमियान ये सब आता है। आपके अंडर में ये 500 स्टूडेंट्स होते हैं? यस। एंड तब उसमें से एक ऐसा निकल के आता है कि अब कुछ ये करना पड़ेगा, एंड दैट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि आज आप यूनिवर्सिटी रेप से बात करो, यूनिवर्सिटी से बात करो, वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, उसको क्या करना है उसे नहीं पता, और वापस उन लोगों का टाइम जोन भी अलग। एग्जैक्टली, उनका टाइम जोन अलग। अगर 12 बजे तक मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, सपोज इन केस, देन आई कैन नॉट डू कोऑर्डिनेशन आफ्टर 12। अच्छा, तो उसका वो डे वेस्ट हो गया। और मैंने जैसे आपको बोला कि 15 दिन का ही टाइम था मेरे पास, 12 बजे इस तरफ या इस तरफ। इंडिया में 12 बजे तो हम लोग शुरू करते हैं दिन के, हाँ अब काम करना शुरू करते हैं,
And आप 12 बजे से पहले ये सब कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, Yes. तो फिर आप कैसे करते थे? घर पे भी करते थे या कैसे होता था? जरूरत पड़ती थी तो मैं घर पे भी करती थी, क्योंकि उस टाइम लोड भी उतना ही होता था। वीजा फाइल जो इनटेक होता है तब वीजा फाइल का लोड होता है। तो फिर घर पे भी मतलब ये काम करना, स्टूडेंट्स का ये सब देखना, तो बेसिकली कोई जैसे प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा लोड लेता नहीं है उतना, ठीक है कि अब मैं घर गई हूँ, फोन बंद, अब खत्म हो गया, अब मेरी पर्सनल लाइफ है, तो स्टिल आप फिर वो क्यों ऐसा करते हो, या क्या है वो जो आपको मोटिवेट करता है ये सब करने के लिए? सपोर्ट मैं बोलूं, हाँ। मुझे जो कंपनी से सपोर्ट मिलता है, हाँ प्लस वैसा ही सपोर्ट मेरी फैमिली मुझे देती है। हाँ, वो लोग भी समझते हैं कि भाई स्टूडेंट्स का काम है, कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो जानते हैं, बिकॉज आई गिव वट एवर आई डू, आई गिव 100%। हाँ। और मेरा इंटरेस्ट भी है इसमें, लाइक मुझे पसंद है, अगर मैं ये काम हाथ में लूंगी तो वो काम मैं पूरा करूंगी। बट जैसे अब आपने शुरू कहाँ से किया था, थोड़ा वो बताओ कि अभी जैसे आप तो समझ में आ चुका है सबको कि आपकी पावर क्या है, कि आप कितना उसको क्या कर सकते, पर आपने इनिशियल लेवल पे कहाँ से स्टार्ट किया? अच्छा, इनिशियल लेवल में अगर बताऊँ तो मैं एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी 2015 से। अच्छा, इट्स बीन 9 years ऑलमोस्ट आई एम वर्किंग। आपने 7 बोल दिया पहले। हाँ नहीं, 7 years आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, एजुकेशन। अच्छा, हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में आपको 9 years हो गए। हाँ जी, उससे पहले मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करती थी एज अ डेटा एग्जीक्यूटिव। ओके। उसके बाद शादी हो गई, एंड शादी होके के बोले हमें सिटी चेंज करना था। एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम बड़ौदा, ओके, एंड देन माय हस्बैंड वाज वर्किंग इन अहमदाबाद, तो हम अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। अहमदाबाद में नया कुछ देखा, बड़ौदा से तो चेंज किया। सॉरी टू डिस्टर्ब, पर बड़ौदा से अच्छा हुआ निकल गए, अब तो वहाँ मगरमच्छ घूम रहे हैं, तो आप पहले ही निकल गए वहाँ से। बट देन आल्सो बड़ौदा वुड बी बड़ौदा, हाँ, बिकॉज आई हैव बीन 28 years देयर, तो बड़ौदा के लिए तो जो प्यार होता है वो नहीं कम होगा। हाँ, फिर अहमदाबाद चले गए, तो अहमदाबाद में मैंने ये फील्ड स्टार्ट कर दिया। मैं पहले वहाँ पे दूसरी कंपनीज के साथ काम करती थी। मैं नहीं, आपका जॉब रोल जानना चाहता हूँ कि आपने कौन से डेजिग्नेशन से शुरू किया, कि मैं ये पहले कर रही थी इनिशियली? अच्छा, इनिशियली मैं सिर्फ एप्लीकेशंस करती थी। अच्छा, यानी इन एप्लीकेशंस में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ जी, डॉक्यूमेंट स्कैन करना, फॉर्म्स फिलअप करना। अच्छा, हाँ, वो आप बेसिक से मैंने सब किया है, यानी जो स्कैन भी करना, स्कैनिंग, हाँ जी। फिर धीरे धीरे करते आप यहाँ तक आ चुके हो। यस। तो मतलब ये जर्नी काफी लॉन्ग रही। हाँ, लॉन्ग रही। तो शादी के बाद फिर ये आपने सब कैसे मैनेज किया? शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हस्बैंड भी सपोर्टिव है, फैमिली भी सपोर्टिव है। बीच में ब्रेक आया जब कोरोना था, एंड आई वाज प्रेग्नेंट। हाँ, उसी टाइम पे। और हम लोग तब अहमदाबाद में थे, हम शिफ्ट हो गए सूरत। मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, मैटरनिटी लीव। माय किड इज राइट नाउ 4 years old। तो उस 4 साल के बच्चे के साथ उसके साथ मैनेज करना आपका ही प्रोफेशनल है। जैसे आप यहाँ पे कितने आवर्स का शिफ्ट होता है? मेरा 8 hours का शिफ्ट होता है। 8 hours यहाँ रह के आप कैसे मैनेज कर लेते हो ये सब? मैनेज हो जाता है फैमिली के साथ, बच्चे के साथ। यस, आफ्टर 6:30 मैं काम नहीं करती हूँ, क्योंकि माय किड इज वेटिंग एट होम, एंड प्लस मेरा सपोर्ट जो है बहुत अच्छा है, घर पे भी और ऑफिस पे भी। दे अंडरस्टैंड। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि जैसे अब मैं तो बहुत ही यंग हूँ आपके एक्सपीरियंस के मुकाबले, तो मुझसे तो बिल्कुल भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। या तो मैं पूरा वर्क कर लेता हूँ तो लाइफ कर लेता हूँ, दोनों साथ में नहीं हो पाते। और आप इतने सालों से कर रहे हो, तो हमारे जैसे कुछ लोगों को आप ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस को कुछ टिप्स देना चाहो? 1-2 टिप्स। मैं कुछ नहीं ऐसा आपने क्या फॉलो किया? हाँ, मैं वही बोलूंगी, जो भी कर रहे हो ना अपने इंटरेस्ट के साथ करना। अगर इंटरेस्ट होगा देन यू कैन गिव योर 100%। अच्छा, इफ यू आर वर्किंग विदाउट इंटरेस्ट तो वो आपसे काम नहीं होगा। ओके, मतलब आपका इंटरेस्ट हो तो ही आपको करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। लेट्स सी, हम आगे और आपके साथ शूट करना चाहेंगे। श्योर। थैंक यू। थैंक यू।